उसके कोच कहते थे कि और दौड़ मिल्खा सिंह, कि तो अब तो मैं मर जाऊंगा अगर दौड़ा तो, एक कदम भी दौड़ा तो, कि तू मर जा, चाहे तू मर जा लेकिन दौड़ना तो तेरे को पड़ेगा। तो मिल्खा सिंह फिर अपने संस्मरण में कहता है कि मेरे कोच ने मुझे फ्लाइंग सिख बनाया, मेरे से इतना कठिन परिश्रम कराया जो मैं सोच भी नहीं सकता था। इसे कहते हैं पुशिंग द बाउंड्रीज। आपने जो बाउंड्री बना रखी है ना कि मैं यहां तक ही काम कर सकता हूं या कर सकते हो, उन बाउंड्रीज को बढ़ाओ, एक्सपांड करो अपनी मेहनत के बल पर, और आप कर सकते हो क्योंकि सब में पोटेंशियल है। हम सब अमृतस्य पुत्रा, ऋग्वेद कहता है हम सब ऊपर वाले परमेश्वर की संतान है, और हम सब के सब उतने ही पोटेंशियल रखते हैं, उतनी शक्ति है, उतनी ही हमारे पास ताकत है जो ईश्वर के पास है, क्योंकि उसी के अंश हैं हम। तो आप कर सकते हो और करना चाहिए, हमारा दायित्व भी है। परिश्रम करना चाहिए, लेकिन परिश्रम करते कहां हैं? सुबह उठा नहीं जाता, अधिकतर से तो उठा ही नहीं जाता। स्कूल कॉलेज में आने के लिए घर वालों को कितने प्रयास करने पड़ते हैं, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, वही जानते हैं। अधिकतर स्टूडेंट्स की समस्या है। मेरे बेटा हमेशा सॉक्स जेब में डाल के ले जाता था, गाड़ी में पहनूंगा, उड़ते ही नहीं थे। ये मॉडर्न जो सिविलाइजेशन है उसकी समस्या है। हम जो काम दिन में करना चाहिए वो रात में करते हैं, रात में करना चाहिए वो दिन में करते हैं, उलट दिया सिस्टम को। और जिसने प्रकृति से मुठभेड़ करी है, जो प्रकृति से लड़ा है, वो खत्म हो गया है, बढ़ नहीं पाया आगे। इसलिए प्रकृति से कभी भी, ये मैं इसलिए कह रहा हूं, ऋग्वेद में कहा है, एक ऋत शब्द है ऋग्वेद में, आरएस के सिलेबस में भी है ऋत। ऋत का मतलब होता है जो प्रकृति के कॉस्मोपॉलिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस है, अगर उनके अनुरूप आप अपना जीवन नहीं डालोगे तो आप बहुत बड़ा नुकसान उठाओगे, आप जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे। मुझे एक उदाहरण ऐसा बता दिए जिसने प्रकृति का या प्रकृति के नियमों का उल्लंघन किया हो और उसके बाद में वो शिखर पे पहुंच गया हो। नहीं मिलेगा आपको। मैंने खूब पढ़ाई करी है, और पढ़ाई करके मैंने खूब ये रिसर्च करी है कि देखिए इनमें ऐसी क्या चीजें हैं कि एक आगे बढ़ते हैं, कॉमन चीज वही मिलती है जो मैं बता रहा हूं आपको। आप लोग हो सकता है इतना ना पढ़ पाए क्योंकि सब लोग व्यस्त रहते हो, आजकल की जनरेशन बहुत व्यस्त है, समय नहीं है आपके पास पढ़ाई के लिए, बाकी सब चीजों के लिए है। पढ़ने के लिए कोई किताब देते तो जैसे लगता है जैसे सारे घर वाले खत्म हो गए एक साथ ही, ऐसा ही होता है ना। और मेरे को कोई किताब देते पढ़ने के लिए तो मुझे लगता है भगवान मिल गया। इन दोनों में बहुत अंतर है, इन दोनों चीजों में बहुत अंतर है। अगर आप किसी भी काम को, जो लक्ष्य तय करते हो, उसको अगर पसंद नहीं करते हो, सफल नहीं हो पाओगे। हाँ, औसत जीवन तो जी लोगे, लेकिन सबसे बढ़िया जीवन जीने की जिसकी इच्छा तमन्ना है कि साहब हम तो कुछ विशेष करना चाहते हैं, वो तभी कर पाओगे जब आप जो काम करते हो उसको पसंद करो। ये चौथा गुण है उस गुकेश का। जो करो वो काम करो जिसको आप अच्छी तरह चाहते हो, जिसके प्रति आपका जुनून हो, जिद हो आपकी कि हां ये तो मुझे करना ही है। अमेरिका की एक साइकोलॉजिस्ट है, मनोविज्ञानी, उसका नाम है एंजेला डकवर्थ। उसने एक किताब लिखी है ग्रिट, जिसको हिंदी में कहते हैं संकल्प शक्ति। ग्रिट और आगे लिखा उसने द पावर ऑफ पैशंस एंड परसिवियरेंस, पैशन एंड परसिवियरेंस, यानी संकल्प शक्ति किसकी? जुनून और जिद की ताकत। ये उस किताब का हिंदी में अनुवाद है। उसने ये लिखा है कि जो व्यक्ति टैलेंटेड होता है जन्म से, आप ये कह सकते हो कि गुकेश साहब जन्म से इंटेलिजेंट है इसलिए चेस में इतने यंग एज में बन गया, नहीं। इसका दूसरा पहलू भी है, दूसरा डायमेंशन भी है। ये तो सभी होते हैं, लेकिन उसने उस टैलेंट को पहचाना, उसको नरिश किया, उसका पोषण किया, उसको बढ़ाया। जैसे बच्चे को अपन पालते पोसते हैं ना, वैसे आपके जो सपने हैं उन सपनों को आपको पालन पोषण भी करना पड़ता है। सपना देख लिया, उसके बाद उसकी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। इसका यह कहना है कि मैं चेस इसलिए नहीं खेलता हूं कि पैसे कमाऊं, मैं चेस इसलिए खेलता हूं कि मुझे आनंद आता है चेस खेलने में।
अगर आपको पढ़ाई में आनंद आता है तो आप निश्चित तौर पे अपना लक्ष्य प्राप्त कर लोगे, बहुत आसानी से कर लोगे। और अगर आपको पढ़ाई में जोर आता है, ऐसे लगता है कि किसने पढ़ाई इजाद कर दी, क्यों किताबें बना दी, क्यों किताबें दे दी हाथ में, तो आप फिर जो मैं अभी बता रहा था ना क्या क्या मिल सकता है पढ़ने से, वो नहीं मिल पाएगा। फिर बच्चियां तो सोचेंगी कि अच्छा लड़का नहीं मिल रहा, लड़के सोचेंगे अच्छी लड़कियां नहीं मिल रही, ये अकाल पड़ता ही रहेगा। और अगर आपने पढ़ाई, इस दुनिया में सबसे बड़ा हथियार है पढ़ाई। इस दुनिया में जितने भी महान परिवर्तन और क्रांतिकारी काम हुए हैं वो सारे शिक्षा के बल पे हुए, शिक्षा के बल पे। मैं यहां खड़ा हूं तो शिक्षा के बल पे खड़ा हूं, मोहन सिंह जी यहां बैठे हैं तो शिक्षा के आधार पे यहां बैठे हैं। इस दुनिया में अगर आपको सफलतम व्यक्ति बनना है तो शिक्षित होना पहली रिक्वायरमेंट है, और आप शिक्षित होकर कुछ भी कर सकते हैं। दुनिया के जितने भी सफलतम लोग हुए हैं सब के सब शिक्षित रहे हैं। शिक्षा जरूरी नहीं कि औपचारिक शिक्षा ली जाए, अनौपचारिक भी हो सकती है, लेकिन उन्होंने मेहनत करी है, शिक्षित रहे हैं, उन्होंने मन से जिया है उस लक्ष्य को जिसको उसने अपना जीवन का बनाया। आप सोचते हो कि मुझे वकील बनना है तो बिल्कुल बनिए, LLB की जम के तैयारी कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे वकीलों से मिलिए, उनसे राय लीजिए, बनिए। पॉलिटिशियन बनना है, पॉलिटिशियंस के पहले तो लक्षण सुनिए, उनको पूछिए। पॉलिटिशियन ऐसा बनिए कि लोग आप है कि हर फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में आप जाओ, मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। उसके बाद में पांचवा गुण मैंने उस मुकेश में देखा, वो देखा, जो भी करो मन लगा के करो। मैं बार बार इस बात को इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि एक मेरा साथी था, मेरा क्लासमेट था, वो कहता था कि यार तू RS बनेगा, तो मैं भी सोच रहा हूं RS की एग्जाम की दे लूं। मैंने कहा ऐसे RS नहीं बन सकता, दे लूं, सोच रहा हूं। ऐसा थोड़ा होता है कि मैं भी RS बनूंगा, RS की एग्जाम दूंगा, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। ये बोलने में ही बहुत फर्क पड़ जाता है, और बोलने से पता भी लग जाता है कि आप कितने सीरियस हो किसी चीज को लेकर के। अगर आप सोचते हो माँ के क्लास में साहब एक IAS की तैयारी करो तो मैं भी सोच रहा था, कर लिया, या नहीं, सोच समझ के निर्णय लेकर के फिर फर्म डिटर्मिनेशन के साथ काम करो और पूरा मन लगाओ उसमें। ये जो मन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इतना भागता है कि इसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। भगवान कृष्ण को एक बार अर्जुन, जब वो दोनों युद्ध के लिए सेनाएं खड़ी थी, तो बीच में जब इंटरव्यू चल रहा था ना, भगवत गीता का इंटरव्यू चल रहा था ना, उसमें अर्जुन कहता है कि भगवान ये जो मन है ना, इसके बारे में तो आप कुछ भी कहो, लेकिन तो है तो बहुत बदमाश। ये इतना बदमाश है, पकड़ में ही नहीं आता। इस हवा को पकड़ लेना, बस में कर लेना जरूर संभव है, लेकिन मन को नहीं पकड़ा जा सकता। भगवान कृष्ण ने कहा कि तू ठीक कह रहा है, कठिन तो है लेकिन असंभव नहीं है। दो अस्त्र उन्होंने बताए, अभ्यास और वैराग्य। अगर ये करके तू काम करे तो मन को नियंत्रित कर सकता है। इंटरव्यूज से, पेरेंट्स के इंटरव्यूज से, कि वो अनुशासन में बहुत विश्वास करता है। अनुशासन कई प्रकार का होता है, मन का, विचारों का, कि आपके दिमाग में सही विचार आए, सही समय पे जो चीज चाहिए, जो चीज रिक्वायर्ड है आपके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, गोल के अचीवमेंट के लिए, वही विचार आए। ये नहीं कि बनना तो चाहते हो IAS और पड़ोसी को गालियां निकाल रहे हो, ऐसे ही काम चलेगा। विचारों का अनुशासन होना बहुत जरूरी है। इसे डिसिप्लिन ऑफ थॉट्स कहते हैं। भगवत गीता में इसको भगवान कृष्ण ने तप कहा है कि आपके मन का तप जरूरी है, यानी कि मन को स्वच्छ रखना, अच्छे विचारों से पोषित करना बहुत जरूरी है। तब जाकर के आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर पाओगे। अन्यथा बिना अनुशासन के, अगर आप में यह अनुशासन नहीं है कि आप यहां शांति से बैठ नहीं सकते, आप में अनुशासन की कमी है, सुन नहीं पा रहे हो या दिमाग कहीं और जा रहा है, अनुशासन की कमी है, यानी कि मन का अनुशासन नहीं है।
जो व्यक्ति अपने मन को अपने नियंत्रण में रख के जहां जरूरत हो वहां उसको लगा दे, अनुशासित मन का व्यक्ति है। और भगवान बुद्ध ने कहा है कि जो व्यक्ति इस मन के ऊपर शासन करना सीख जाता है, वो इस दुनिया में सबसे बड़ा राजा है, सबसे बड़ा सम्राट है, उसको फिर कोई नहीं हरा सकता। लेकिन अभी तक अधिकतर लोगों ने तो सोचा ही नहीं मन का राजा कौन है और मन को बस में कैसे किया जाता है। ऐसा पता ही नहीं मन को कैसे बस में किया जाता है, हमने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि टाइम नहीं मिलता। पढ़ेगा वो सोचेगा, ज्ञान आएगा तब कुछ समझ आएगी। अगर आप ज्ञान ही नहीं लोगे, पढ़ोगे ही नहीं, तो काम चलेगा नहीं। किताबें जो ये स्कूल कॉलेज में पढ़ते हो, ये किताबें काम पूरा नहीं देंगी। जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो महान लोगों की, जो महान व्यक्तित्व हुए हैं, उनकी जीवनियां पढ़िए, आप मोटिवेशनल बुक्स पढ़िए। जब उनको पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, इस व्यक्ति में कुछ विशेष था, इसीलिए विशेष बना है। आपको प्रेरणा मिलेगी, आप भी वैसा करने के लिए प्रेरित होगे और ऐसा करोगे, अपने आप को आगे ले जाओगे। तो मन का अनुशासन इस व्यक्ति के पास है। इसने मन के अनुशासन के लिए, माइंड कंट्रोल के लिए साउथ अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका का एक कोच है 54 साल का, जिसका नाम है पैडी अपटन, उसको रखा मेंटल कंडीशनिंग के लिए। जब आप सोचिए विश्व स्तर का कोई मैच हो रहा हो तो खिलाड़ी पे कितना प्रेशर होता है, उस प्रेशर में कैसे अपने आप को भावनात्मक दृष्टि से और मन की दृष्टि से अपने आप को संतुलित रख सके, बिना किसी दबाव के खेल सके, इस तरह की कंडीशनिंग करने के लिए उसने एक कोच रखा हुआ है जो उसकी मेंटल कंडीशनिंग करता है कि तू हारे या जीते कोई फर्क नहीं पड़ता, खेलना इंपॉर्टेंट है, बेहतर खेलना इंपॉर्टेंट है, ये तेरे हाथ में है, जीत तो ईश्वर के हाथ में है। इसीलिए भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्म ही आपके हाथ में है, उसका परिणाम मेरे पास है। कि अपने कर्तव्य का निर्वहन करना कर्मयोग कहलाता है। आपकी ड्यूटी क्या है? स्टूडेंट्स हो, आपकी ड्यूटी है पढ़ाई करना। कौन सी पढ़ाई करना? जो आपका लक्ष्य है उसके अनुरूप पढ़ाई करना। ऐसा कर लोगे, आप अपना कर्तव्य का पालन कर रहे हो। कर्तव्य पालन आपका सबसे बड़ा धर्म है। कई कहते हैं ना वो धर्म निभा रहा है। धर्म का मतलब एक ही है, आपकी जो ड्यूटी है, असाइंड ड्यूटी, वो कर रहे हो, आप अपने धर्म को निभा रहे हो। और जो अपने धर्म के मार्ग पे अग्रसर होता है उसकी मुक्ति तय है, उसकी सफलता तय है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। मैं वही बात बता रहा हूं आपको। तो दूसरा हुआ, पहला मन का नियंत्रण, दूसरा अनुशासन वाणी का। बुरी भी लगती है तो भी शांत रहे। जरूरी है क्या उसके बारे में बखान करना? क्योंकि कोई भी बुराई सुनना नहीं चाहता है इस दुनिया में। आप, हम सब लोग कभी ये सोचते नहीं है, जब किसी की आलोचना करते हैं, बुराई करते हैं, तो ये दिमाग से भूल जाते हैं कि ये चीज किसी को पसंद नहीं आएगी। और अगर किसी की और वाणी का अनुशासन है, अपने शब्दों के ऊपर नियंत्रण रखें। कितना बोलना है, कब बोलना है, किस शब्द का प्रयोग करना है। विवेकानंद जी कहते हैं कि जो शब्द होते हैं ना, ये डायनेमाइट की तरह होते हैं। डायनेमाइट होता है विस्फोटक पदार्थ, जो बड़ा विस्फोट करके पर्वत को भी तोड़ देता है। वैसे ही शब्दों में भी विस्फोटक प्रभाव होता है। एक शब्द आपके गाल के ऊपर चांटा मरवा सकता है, एक शब्द आपको जेल ले जा सकता है, और दूसरा शब्द आपको आईएएस बना सकता है। दोनों में बहुत अंतर है, लेकिन चॉइस आपकी है कि कौन से शब्द का प्रयोग आप करते हैं, कब करते हैं, कहां करते हैं। तो अपनी वाणी का संयम बहुत जरूरी है, ये डी गुकेश रखता है। और तीसरा है अपने कामों का संयम, अनुशासन। हाथ, पांव, आंख, नाक, कान, जो इंद्रियां हैं 11, उनसे आप क्या करते हैं, वो काम जो है वो संयमित हो, जो आपके अनुरूप हो, आपके लक्ष्य के अनुरूप हो, वो करें, तो ही आप आगे बढ़ेंगे, अन्यथा बहुत मुश्किल है। 7वां इसका गुण मैंने देखा, डटे रहो।
लगे रहो जब तक अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर लो। विवेकानंद जी ने भी यही कहा ना कठोपनिषद से, उत्तिष्ठ जागृत, है ना, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। इसमें एक गुण है, लास्ट तक डटा रहा। ये कहता है कि मैं सोच रहा था कि ड्रा करा लूं इस मैच को, हारने के बजाय ड्रा अच्छा है, बदनामी नहीं होगी। लेकिन जब डिंग लिरेन ने एक गलती करी तो मुझे मजा आ गया। मैंने सोचा अब जीत जाऊंगा, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको डटे रहना है, जिस फील्ड में जाना है उस फील्ड में जब तक जिस जगह जाना है पहुंच नहीं जाओ, प्राप्त नहीं कर लो, तब तक लगे रहो पूरे मनोयोग से। इसीलिए ऋग्वेद में कहा है चरय वैती चरय वैती, चलते रहो चलते रहो। जो चलता रहता है, जो अपने कर्म में लगा रहता है, सफलता को एक दिन प्राप्त कर लेता है। हम जगह देते हैं और तुम विदेश जाकर के श्रीलंका की टीम में खेलो। श्रीलंका की टीम में गया, पहला टेस्ट खेला, पहली इनिंग में 0 पर आउट हो गया अंतर्राष्ट्रीय खेल में। दूसरी इनिंग में 0 पर आउट हो गया, श्रीलंका की टीम से बाहर कर दिया कि तू इंटरनेशनल लेवल का आइटम नहीं है, तू तो डोमेस्टिक के लिए ठीक है। वो आ गया घर पे, घर वालों ने कहा चिंता मत कर, तू तो डोमेस्टिक मैच खेलता रहे। डोमेस्टिक मैच खेलता रहा। 17 महीने बाद में श्रीलंका की टीम ने देखा कि ये परफॉर्म ठीक कर रहा है, हो सकता है उस एक सीरीज में असफल हो गया हो, अब सफल हो जाए। दोबारा चांस दिया उसको कि तू फिर खेल श्रीलंका की ओर से। दोबारा खेला, पहली इनिंग टेस्ट मैच की 0 पर आउट। दूसरी इनिंग 1 रन पर आउट, फिर बाहर कर दिया श्रीलंका की टीम से कि तू वास्तव में नहीं है, काबिल नहीं है इसके। जब दोबारा थोड़ा निराश हुआ, लेकिन घर वालों ने फिर भी सपोर्ट किया, नहीं कोई बात नहीं, तू खेलता तो कम से कम देश में तो अच्छा खेल रहा है, खेलता रहे, कम पैसा मिलेगा लेकिन कुछ तो मिला, तेरा जीवन यापन हो जाएगा। खेलते खेलते 20 महीने निकल गए, लेकिन वो डोमेस्टिक मैच बहुत अच्छा खेले। तो श्रीलंका की क्रिकेट एसोसिएशन ने सोचा कि इसमें है तो सही, मटेरियल तो है, इसको एक चांस और देते हैं। वो बहुत कम होता है लेकिन दे दिया उसको। तो थर्ड चांस दिया तो उस व्यक्ति ने पहली इनिंग अंतरराष्ट्रीय मैच की 0 पर आउट हो गया। दूसरी इनिंग फिर 0 पर आउट हो गया। अब 3 बार चांस दे दिया अंतरराष्ट्रीय मैच में और 6 मैच खेले 6 साल में और 1 रन बनाया। ऐसे आदमी को कोई क्रिकेटर रख सकता है क्या अपने देश में? तो इस आदमी को तो आत्महत्या कर लेनी चाहिए थी, नहीं करी इसने, निराश भी नहीं हुआ। वहां की श्रीलंका की प्रेस मीडिया सब कुछ कहने लगे कि ये ऐसा आइटम ही नहीं है जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल सके, ये तो यहीं छोटी मोटी गली में खेलने लायक है। माना नहीं वो, कि नहीं, वो चार्टेड अकाउंटेंट था, जैसे राहुल द्रविड़ था ना, सर्टिफाइड चार्टेड अकाउंटेंट। तो उसके घर वालों ने कहा हमने तेरे लिए बिजनेस तैयार कर रखा है पहले से, तो अब तेरे को कमरा दे देते, चार्टेड अकाउंटेंट का काम कर ले, फालतू के तू नहीं बैठ पाएगा। घर वाले भी हार गए तीसरी बार। उसने कहा नहीं, क्रिकेट मेरा प्रेम है, मैं क्रिकेट को बहुत चाहता हूं, उसको छोड़ूंगा नो, डिटर्मिनेशन है उसको मेरा। लगा रहा। 3 साल बाद उसको फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलने के लिए देखो आप चांस दे दिया श्रीलंका की एसोसिएशन ने, क्रिकेट एसोसिएशन ने, और इस चांस में उसने कमाल कर दिया। और कमाल ऐसा किया, उसके बाद में वो 16 साल तक श्रीलंका की टीम में खेला, श्रीलंका की टीम का कैप्टन बना और उसने इतनी सेंचुरीज ठोकी श्रीलंका के इतिहास में जितनी किसी ने नहीं ठोकी। लेकिन वो डटा रहा, हारा नहीं। सारे दुनिया उसके खिलाफ हो गई, लेकिन उसने नहीं कही मैं तो बना ही क्रिकेट के लिए हूं। ऐसी डिटर्मिनेशन आप में होगी ना, तब आप अच्छे कपड़े पहन पाओगे, बड़ी गाड़ी खरीद पाओगे, मर्सिडीज, रोल्स रॉयस, फॉर्च्यूनर, सफारी,
अच्छे कपड़े पहन पाओगे, ब्रांडेड, अच्छे गहने खरीद पाओगे, समझ रहे हो क्या, अच्छा मकान बना पाओगे, ठीक है ना, अच्छे शौक पूरे कर पाओगे, लेकिन उसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी आपको, और डटे रहना है। डटे रह गए नहीं, ये नहीं कि बैठ गए बैठे बैठे के साथ डटे हुए हैं, ऐसे नहीं। जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहना है लगातार। मेरी ओर से इतना बहुत है। अब क्योंकि आप भी तो पूछोगे ना, इतनी देर में बोले तो आप भी, आपका भी चांस है, नहीं तो मोनोलॉग रखी तो ये टेंशन नहीं रहा कि बेरोजगार रह जाएंगे, ठीक है। मतलब नौकरियां निकलती रही, एग्जाम देते रहे, सिलेक्शन होता रहा, पहली को छोड़ दिया, दूसरी ले ली, दूसरी छोड़ दिया, तीसरी ले ली, चलता रहा काम। और पैरेलल पढ़ाई करते थे, पढ़ाई में ध्यान रखा कि इसमें कभी कमजोर नहीं रहना है, टॉपर है तो टॉपर ही रहना है, तो पढ़ाई में कसर नहीं छोड़ी। आप कहते हो साहब सब टॉपर कैसे हो सकते हैं, प्रश्न हो सकता है ना, जायज प्रश्न लगता है ना। आप सब के सब टॉप कर सकते हो और 100 में से 100 अंक ला सकते हो, किसी को बनाई नहीं है, किसी कानून में नहीं लिखा हुआ कि आप 100 में से 100 नहीं ला सकते। आप सब टॉपर नहीं बन सकते, कहीं नहीं लिखा हुआ, कोई कानून नहीं बना हुआ, ला सकते हो मेहनत करो तो। इसका मतलब टॉपर हर व्यक्ति बन सकता है। मैंने एक कोशिश रखी कि अपनी एकेडमिक्स में तो कम से कम और कहीं भी नहीं लगेगी तो इस फील्ड में तो अपन रह ही लेंगे, तो मैंने एकेडमिक्स को प्रायोरिटी दी, प्राथमिकता दी, बाकी चीजें सेकेंडरी रही मेरी। तो मनोबल अपने आप साथ में बढ़ता गया कि कोई बात नहीं, आरएस में पहले चांस में नहीं हुआ, दूसरे में हो जाएगा, तीसरे में हो जाएगा, चौथे में हो जाएगा, पांचवें में हो जाएगा, कभी तो होगा। और उधर पढ़ाई करते पीएचडी तक करते रहे। ये किसी ने बताया नहीं था कि उस आरएस को मेन गोल बना लो और इस पढ़ाई को सेकेंडरी कर लो। अगर ये बताते तो आरएस पहले बन जाते। मैं 29 साल में आया, 22 में आ जाता, 23 में आ जाता, बस इतना अंतर आता, बनता आरएस। कोई अगर आईएएस बन जाओ तो क्या पता आईएएस भी बन जाते, लेकिन बताने वाला नहीं था कोई। आप लोगों को तो हम आके बताते तो हैं, लेकिन वर्तमान की युवा पीढ़ी की सबसे बड़ी समस्या यह है, धैर्य नहीं है। समय बहुत बड़ा लगता है, समय बहुत बड़ा लगता है, जैसे 6 महीने, 5 महीने, 4 महीने, कई स्टूडेंट तो 1.5 महीने की पढ़ाई किया, आधार पे करने लगे साहब 1.5 महीने पढ़ाई करी, सिलेक्शन को नहीं हो। आप सोचो, मतलब उसको क्या जवाब दिया जाए। कल परसों आकर के हमारे वहां पर हाय हाय मुर्दाबाद ये वो, मैंने क्या चक्कर है, साहब तो रिजल्ट ही काट रहा। अरे हमको भाई जानकर थोड़ी कोई काट रहा, कोई कारण हो लो भाई। आपका रिजल्ट नहीं निकल रहा, अगर निकल गया सिलेक्शन नहीं होगा तब क्या करोगे, तब भी आया ही करोगे क्या। हमारे विद्यार्थियों में, आज की युवा पीढ़ी में धैर्य की बहुत कमी है। धैर्य के बिना जो चीज आपको प्राप्त करनी हो नहीं मिल पाएगी, ये कड़ा सत्य है। धैर्य के साथ मेहनत करो, घर बैठे आपको सुविधाएं मिलेंगी, नौकरी मिलेगी, धंधा मिलेगा। घर बैठे अपनी कीमत ऐसी बना लो, इतनी बढ़ा लो कि लोग आपके पास आके आपको काम दे, नहीं कि आप लोगों के पास जाओ। लेकिन करना आपको खुद को पड़ेगा, आपकी कीमत आपके हाथ में है। इसलिए अपने आप को मोटिवेट करने के लिए जो कहते हो कि बीच में ब्रेक लग जाता है, ये इसलिए होता है कि अभी आप ऐसे व्यक्ति के संपर्क में नहीं आए जो एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ में, अच्छी रणनीति के साथ में अपनी पढ़ाई कर रहा है, अपनी तैयारी कर रहा है। यहां आपको हो सकता है आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो उस फील्ड में कैसे तैयारी करें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कब पढ़ें, ये सारी चीज आपको कोई सिस्टमेटाइज करके बताने वाला ना हो, क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में बताए नहीं। अगर आप ऐसे व्यक्तित्व के संपर्क में आ जाएंगे तो आप अपने आप को अनुशासित कर लेंगे, उस तरह से ढाल लेंगे। वो हमारा जमाना था जब हवाओं के झोंके के साथ हम चलते थे। रिंगस आपके पड़ोस में है ना, हमारे भी पड़ोस में। मेरे गांव और श्रीमालपुर के बीच में रिंगस पड़ता, वहां मैंने 11वीं क्लास पास करी थी। रिंगस पढ़ा हूं आपके पास में, 11वीं क्लास रिंगस से करी थी, फिर जोबनेर गए थे। आपकी तरह गांव में पढ़ते थे हम, तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे। आपको तो फिर भी थोड़ी बहुत अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं, कपड़े भी अच्छे मिल रहे हैं, जूते भी पहनने को मिल रहे हैं। हमारे टाइम पे नहीं थे, जूते चप्पल दूर की कौड़ी थी, सबके पास नहीं थे।
कुछ लोगों के पास थे जो पटेल लोग हुआ करते थे, उनके बच्चे पढ़ते, उनके पास जूते चप्पल होते थे। हमारे पास तो चप्पल ही नहीं होती थी। जो यहाँ पे बुआ जी के रहते थे जैतपुरा में, जैतूसर में ढाणी है एक सामोतों की, वहां मेरे फूफा जी थे। वहां से पैदल जाते थे, रास्ते में टीले टीले थे, उन टीलों में जाते थे। तो और उस टाइम पे 2 शिफ्ट में स्कूल चलता था। आप लोगों को तो सर्दी में रिलीफ मिल जाता है, 9:30 बजे आ जाओ, 10 बजे आ जाओ। हमारे को तो 7:30 बजे जाना पड़ता था। अब 7:30 बजे स्कूल में पहुंचने के लिए उठना कितने बजे पड़ता है आपको पता होगा। और दिसंबर जनवरी के महीने में अगर टीले में चले बिना चप्पल जूते के, नानी याद आ जाती है, हमें आती थी। लेकिन करते क्या, वी वर ऑप्शनलेस, हमारे पास विकल्प नहीं था। और जिसके पास विकल्प नहीं होता वो आगे बढ़ता ही है, क्योंकि उसके पास एक ही चीज होती है, दूसरा विकल्प ही नहीं है कि ये नहीं तो ये कर लो। भाई घर वालों का कोई बिजनेस तो है नहीं कि पढ़ाई नहीं करके वो कर लो, पढ़ाई ही करनी है, नहीं करोगे तो बर्बाद हो जाओगे, यही विकल्प था। इसलिए चले गए, पढ़ लिए। आपको तो बताने वाले हैं, नहीं बताएं तो आप पूछ सकते हो, मिल जाएंगे। हमारे पास तो स्कोप ही नहीं था, बताने वाले नहीं थे, पूछे किससे, इतना ज्ञान ही नहीं था, पूछे। आपको सही बताऊं, मुझे ये पता नहीं था आईआईटी भी कोई चीज थी। मैं जब नौकरी में लगा था ना आरएस, तब मैंने पहली बार आईआईटी का नाम सुना था कि आईआईटी भी कोई एक एग्जाम होती है जिसमें बड़े इंटेलिजेंट लोग जाते हैं। मैंने कहा यार हमें किसी ने बताया होता तो हम ही कर लेते, पढ़ाई कर लेते, ऐसी क्या टफ एग्जाम होती है। एमबीबीएस डॉक्टर का पता ही नहीं था कैसे बनते हैं, हमें पता नहीं था कैसे बनते हैं डॉक्टर 11वीं क्लास तक। और 11वीं करने के बाद में डॉक्टर बन नहीं सकते थे, क्योंकि एग्रीकल्चर ले ली थी। हमारे टाइम पे 9th क्लास में सब्जेक्ट चुनते थे, आजकल 11वीं में चुनते हो आप। तो हमारे टाइम पे 9th में एग्रीकल्चर ले ली, फिर एग्रीकल्चर ही पढ़ते रहे पीएचडी तक। तो ना डॉक्टर बन सकते थे, ना इंजीनियर बन सकते थे, ले दे करके या तो साइंटिस्ट बन सकते थे या फिर इधर आ सकते थे, तो इधर आ गए। लेकिन आपको ये जिम्मेदारी आपकी खुद की है कि खुद को मोटिवेट रखें। सबके जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, ऐसी कोई व्यक्तित्व नहीं है जिसके नहीं आते हों। लेकिन जब आपके उतार आए जीवन में, लो फील करो, जब आपको डिप्रेशन लगे, ऐसा लगे कि निराशा आ गई है जीवन में, तो ऐसे व्यक्ति का साथ करो जो आपको उस निराशा से बाहर निकाल सके। ऐसी किताब पढ़ो